हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर पी वर्मा। अब तो वैसे नाम याद हो गया होगा आपको। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। देयर आर 4 पार्ट्स। पहला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ए हिंदू मेल डाइंग इंटरस्टेट। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ए हिंदू फीमेल डाइंग इंटरस्टेट। थर्ड पार्ट इसका है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एयर्स। एंड फोर्थ पार्ट इसका है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन। 4 चीजें हैं आपके इस सक्सेशन एक्ट के अंदर कि हिंदू पुरुष अगर मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके उत्तराधिकारियों में कैसे जाएगी। हिंदू स्त्री अगर मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके उत्तराधिकारियों में कैसे जाएगी। कौन कौन ऐसे उत्तराधिकारी है जिनको संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और संपत्ति को उत्तराधिकार में देने के नियम क्या है। ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पार्ट हैं आपके इस एक्ट के। इस एक्ट को शुरू करने से पहले देखिए, आप चार्ट पे देख सकते हैं बोर्ड में, मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अलग अलग मोड्स बताए हैं। जब भी हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। आप अगर कंपटीशन लेवल पे देखें तो जुडिशरी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते रहे जी। अब तो जिन स्टेट्स के अंदर फैमिली लॉ है उन लोगों को, उन बच्चों को इसे बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखिएगा, बात यहां हो रही है कि एक पर्सन की प्रॉपर्टी उसके उत्तराधिकारियों को कैसे मिलेगी। मैंने इस पूरे चार्ट के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो डिफरेंट मोड्स हैं वो बताए हैं। देखिएगा चार्ट, देखिएगा इस चार्ट के अंदर सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है, हम ये मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल है, अचल संपत्ति है। तो एक अचल संपत्ति किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। अगर वो पर्सन जिंदा है तो, और अगर वो पर्सन मर जाता है तो देखिएगा व्हेन ही इज अलाइव, मान लीजिए एक्स है और वो जिंदा है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी भाई। अगर वो जिंदा है तो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, उसको एक्सचेंज कर सकता है, उसे गिफ्ट कर सकता है। देखिए हेडिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अभी हम सक्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर वो जिंदा है और सेल कर रहा है तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है आपका 1882 का, 1882 का, उसके सेक्शन 54 के अंदर सेल की कंसेप्ट है। अगर वो कोई प्रॉपर्टी का एक्सचेंज कर रहा है तो सेक्शन 118 उसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर है, और अगर वो गिफ्ट कर रहा है तो सेक्शन 122। अगर वो जिंदा है तो उसके पास ये बहुत सारे रास्ते हैं उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के। लेकिन अगर उस पर्सन की डेथ हो चुकी है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। अब यहां 2 चीजें हैं बच्चों। एक तो अगर मरने से पहले, ये ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू पर्सन, कोई हिंदू मेल या फीमेल की बात कर रहे हैं, अदर देन हिंदू की बात नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर वो हिंदू है तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो मरने से पहले वसीयत बना ले, भाई अब कोई टेंशन नहीं है, उसने जो वसीयत बढ़ाई है पूरे होशोहवास में, उस वसीयत के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी जाएगी, हमारे को कुछ नहीं करना वहां पे। तो अगर वो वसीयत बना रहा है और उसके बाद में उसने जिस हिसाब से प्रॉपर्टी बांटी है उसको बोलेंगे टेस्टामेंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि टेस्टामेंट्री का मतलब उसने एक विल तैयार की है। और अगर वो बिना वसीयत के, बिना विल के उसकी डेथ हो जाती है तो फिर कैसे करेंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास सक्सेशन एक्ट आएगा, उत्तराधिकार अधिनियम आएगा। तो ये देखिएगा, जो मैंने शुरू में आपको बोला था, ए हिंदू मेल डाइंग इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब विदाउट विल। तो अगर कोई हिंदू मेल है और वो
बिना वसीयत के उसकी डेथ हो रही है, तो आपका सक्सेशन एक्ट जो है वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसके अंदर भी बच्चों दो बातें हैं। अगर उस पर्सन की मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर आती है, तो उसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाई होगा। और अगर उसकी मैरिज, जो मरा है, जो मृतक है, जो डिसीज्ड पर्सन है, उसकी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका ये हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा। दोबारा समझ लीजिएगा। पहली बात तो ये समझनी है कि एक हिंदू पर्सन जो है, एक हिंदू मेल है चाहे फीमेल है, उसकी डेथ बिना वसीयत की हुई है, उसने कोई विल तैयार नहीं की। अब उसकी प्रॉपर्टी उसके जो लीगल एयर्स उत्तराधिकारी है उनमें जाएगी। तो यहां उत्तराधिकार के दो कानून हैं हमारे इंडिया में। एक तो आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का है, और एक आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का है। अब कौन सा कानून लगेगा? तो जो आदमी मरा है, अब यहां देखिएगा, छोटी सी हल्की सी गलती हो जाती है स्टूडेंट से, वो सिर्फ ये मान के चलती है कि अगर हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा, नहीं तो इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। यहां पर तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी आपसे। हम बात हिंदू की कर रहे हैं और हिंदू पे ही आपके दोनों लॉ अप्लाई है। मतलब जो मरा है वो हिंदू है, अगर उसकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है तो ही आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा। लेकिन मान लीजिए उसने नॉन हिंदू से शादी की है, यानी कि उसकी वाइफ जो है वो हिंदू नहीं है, तो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर उसकी शादी पे स्पेशल मैरिज एक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसके सेक्शन 21 में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि जो लोग आपके स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से गवर्न हो रहे हैं, इन फ्यूचर अगर वो इंटरस्टेट उनकी डेथ होती है, बिना वसीयत उनकी डेथ होती है, तो उनके लीगल एयर्स के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एप्लीकेबल होगा, ना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो बारी बारी कह रहे हो कि उसकी शादी मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी शादी नहीं हुई और उसकी डेथ हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए एक्स की डेथ हो गई है और वो मरने से पहले प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो अब कौन सा एक्ट लगेगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट या इंडियन सक्सेशन एक्ट? कोई बात नहीं भाई, उसके पेरेंट्स की शादी देख लो, क्या प्रॉब्लम है? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सक्सेशन के मामले में हमारे पास दो कानून है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम कौन से एक्ट की बात करेंगे आज, हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करेंगे। अगर वो वसीयत करके मरा है तो फिर आप वहां पर भी इंडियन सक्सेशन एक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर वो विल करके उसकी डेथ हुई, यानी कि टेस्टामेंट्री प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो यहां पर भी जो आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसका पार्ट 6 जो है उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर वो बिना वसीयत किए हुए मरा है और उसकी मैरिज या उसके पेरेंट्स की मैरिज, अगर वो अनमैरिड है, उनकी मैरिज अगर आपके स्पेशल मैरिज एक्ट में आती है, तो आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो खुद मैरिड था और उसकी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग थी, तो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप तो सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होगी। अब यहां पे एक छोटी सी बात और समझनी है हमें। अगर हम जिस प्रॉपर्टी के सक्सेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम उस प्रॉपर्टी की बात करें, तो बच्चों प्रॉपर्टी दो तरह की है। देखिए मैंने यहां पे एक चार्ट और बनाया है। प्रॉपर्टी आपकी दो तरह की है। एक प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपासनरी प्रॉपर्टी, इस तरह के वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जॉइंट प्रॉपर्टी काउंट हो जाएगी। तो इसका मतलब एक तरफ तो आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है और दूसरी तरफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी।
भी अगर इकट्ठा परिवार रह रहा है और कभी कोई पार्टीशन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जॉइंट प्रॉपर्टी है। लेकिन ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी। अब एक चीज आपको और समझनी है कि ये जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है ना बच्चों, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है, आपकी कोपाशनरी या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम क्या देखिए, जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो सक्सेशन के रूल अप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल, क्योंकि दो स्कूल है ना अपने, मिताक्षरा और दाय भाग। दाय भाग तो बंगाल और आसाम में चलता है, बाकी पूरे इंडिया में या जहां पे भी हिंदू है आपका मिताक्षरा काम करेगा। तो मिताक्षरा टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अगर ज्वाइंट फैमिली है तो एक प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप, उत्तरजीविता का सिद्धांत, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उत्तरजीविता के सिद्धांत के हिसाब से होगी। अब ये उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या है, वैसे तो आज की तारीख में क्या इंपॉर्टेंस है इन चीजों की, लेकिन इस प्रिंसिपल को फिर भी समझना चाहिए। ये जो उत्तरजीविता का या सर्वाइवरशिप का जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये है कि एक फैमिली के अंदर अगर 20 लोग हैं, बच्चों को बड़ों को मिला के अगर किसी फैमिली में 20 लोग हैं, वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उनकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, और उन 20 में से 4 लड़कियां हैं और मान लीजिए 4 औरतें हैं, तो इसका मतलब 20 में से 8 फीमेल होगी, है ना, और बाकी 12 आपके क्या होंगे, मेल होंगे। तो उस प्रॉपर्टी का जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ उन 12 मेल्स में है, फीमेल को काउंट नहीं करेंगे ये लोग। और अगर उन 12 मेल में से किसी एक मेल की डेथ हो जाती है तो बाकी जो 11 है ना, उन्हीं में ही वो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। पर 2005 में 2005 के अंदर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि इट वॉज ए सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा अच्छा प्रभाव दिखा। इस 2005 के अमेंडमेंट के अंदर ये कह दिया कि भाई अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो भी लड़कियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। अब ये बात एक्चुअल में किसमें है, आपकी सक्सेशन एक्ट के अंदर है। तो 2005 में बच्चों जो अमेंडमेंट हुआ, तो वो जो आपकी एंशिएंट कंसेप्ट चली आई थी कि भाई बेटियों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, वो आपकी 2005 में खत्म कर दी। आप अगर वेयर एक्ट पढ़े तो सेक्शन 6 के अंदर ये बात आपको क्लियर मिलेगी। तो देखिए आपको सिर्फ बड़ी बड़ी 2 बातें ध्यान रखनी है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सक्सेशन एक्ट, दैट इज द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो अगर हिंदू मेल हो या फीमेल हो, डाइंग इंटरस्टेट बिना विल के उनकी डेथ हो रही है और उनकी मैरिज जो है उस पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल है, तो आपका ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और वो भी कहां पे, जहां पे हम इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात करें। तो अब बात करते हैं एक्ट के अंदर। तो बच्चों एक्ट के अंदर ये बताया हुआ है कि अगर पहले अपन मेल की बात करेंगे फिर फीमेल की बात करेंगे, कि अगर हिंदू मेल बिना वसीयत करे हुए मरता है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके लीगल ईयर्स के अंदर जारी है और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल हो रहा है, तो रूल्स क्या होंगे। तो इसके अंदर बच्चों 4 बातें इन्होंने बताई हुई है। पहली बात, अगर कोई हिंदू मेल की डेथ हो रही है तो उसकी प्रॉपर्टी जो क्लास फर्स्ट के लीगल ईयर्स है उनमें जाएगी। अब क्लास फर्स्ट के अंदर 2005 से पहले 12 मेंबर्स थे, अब 16 हो गए हैं। अगर क्लास फर्स्ट के लीगल ईयर्स में से कोई भी जिंदा नहीं है, कोई भी, या कोई है पर डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्लास सेकंड के जो लीगल ईयर्स है हम उनमें चले जाएंगे। क्लास सेकंड के अंदर बच्चों देयर आर 9 एंट्रीज, यूं समझ लीजिएगा कि 9 चैम्बर हैं आपके। पहले चैम्बर में जाएंगे, गेट खोल के देखेंगे उस चैम्बर के अंदर कोई है, बाकी के चैम्बर्स देखने ही नहीं। वो चैम्बर खाली है, फिर दूसरे चैम्बर में चले जाएंगे, उसी के अंदर से गेट मिलेगा अपने को। दूसरे चैम्बर में अब देखेंगे यहां पे कौन है, आगे के चैम्बर्स नहीं देखने, उसमें है तो सारी प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। इस तरह से हम 9th चैम्बर्स तक जाएंगे। ये आपकी क्लास सेकंड है, अपने इसको चार्ट से समझेंगे बच्चों एक चीज।
मान लीजिए कि क्लास सेकंड में जो लोग बताए गए उनमें से भी कोई जिंदा नहीं है, तो फिर वो प्रॉपर्टी जाएगी एग्नेट्स में, जिसको अपन बोलते हैं गोत्रज। तो ये मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। और अगर एग्नेट्स भी नहीं है तो वो प्रॉपर्टी आपकी चली जाएगी कॉग्नेट्स में। ये भी अपन चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि एग्नेट्स और कॉग्नेट्स कौन होते हैं। तो ये चार बड़ी बातें हैं हमारे पास। पर लेकिन मान लीजिए कि क्लास फर्स्ट में भी कोई लीगल एयर नहीं है, क्लास सेकंड में भी कोई लीगल एयर नहीं है, एग्नेट्स भी कोई नहीं मिल रहा, कॉग्नेट्स भी कोई नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में एस्टेट वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो बच्चों हम क्लास फर्स्ट को समझें, क्लास सेकंड को समझें, उसके बाद में एग्नेट्स कॉग्नेट्स को समझें, उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है। तो इसे आप एक बार अच्छे से तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर जो ऑर्डर, जो क्रम दिया गया है। दोबारा मैं फिर आपको याद दिला दूं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो आपका उन लोगों पे एप्लीकेबल है जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से रेगुलेटेड है। बस इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरा, 2005 से पहले की अगर बात करें तो जो आपकी कोपासनली प्रॉपर्टी थी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो कंसेप्ट थी, वहां पे आपका ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ और वहां उस प्रॉपर्टी में से भी जो है वो लड़कियों को हिस्से की बात कही गई। तो ऐसे सेंस के अंदर हम ये कहेंगे कि आज अगर पार्टीशन की बात हो रही है, प्रॉपर्टी को डिवाइड करने की बात हो रही है, तो बेटे बेटियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो वो किस हिसाब से मिलेगा? इंडियन हिंदू सक्सेशन एक्ट इज देयर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फिर आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट वहां एप्लीकेबल हो गया। अब क्लास फर्स्ट के जो लीगल ईयर्स है, अब अगर बेयर एक्ट को अगर ध्यान से आप देखो बच्चों, तो बेयर एक्ट के अंदर आपको 16 अलग अलग मेंबर्स आपको बताए गए हैं। अब अगर ये 16 मेंबर्स आपको याद करने पड़े, इनको अगर क्लेम करना पड़े, तो आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 दिन जरूर लग जाएंगे। लेकिन जो चार्ट मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, अगर आप इस चार्ट को समझ लो तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे वो 16 मेंबर्स आपको याद करने के लिए। बस आपको इतनी सी बात समझनी है पहले कि इस चार्ट के अंदर हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने 3 डिग्रीज कवर की है। इस चार्ट के अंदर हम थर्ड जनरेशन तक जाएंगे और 2 सिस्टम होंगे, पर कैपिटा यानी कि हेड वाइज और फिर आपका ब्रांच वाइज। तो हम एक आइडियल फैमिली लेके चलते हैं। आइडियल फैमिली का मतलब कि भाई जो आदमी मरा है बस उसके एक बेटा है, एक बेटी है और एक ही वाइफ है। हम ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई जो आदमी मरा है उसकी प्रॉपर्टी के अंदर आप देखिएगा, ये आपका पर्सन है, इसकी डेथ हो चुकी है। अब अपने पीछे ये किन किन लोगों को छोड़ के गया है? ये अपने पीछे अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने सन को, ड्यूटर को, इन लोगों को छोड़ के गया है। तो आप देखिएगा इस चार्ट के अंदर मैंने मदर दिखाई है, वाइफ दिखाई है, सन दिखाया है, ड्यूटर दिखाया है। ये बच्चों ये 4 आपके हेड हैं, ये 4 आपके हेड हैं। इनके बाद ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी अपन को हेड समझने हैं। दीज आर 4 हेड्स। लेकिन वो तो फादर को छोड़ के भी गए हैं। तो देखिएगा क्लास फर्स्ट के अंदर आपको फादर दिखाई नहीं दे। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी अगर हिंदू मेल की डेथ हो रही है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी में से फादर को अकॉर्डिंग टू क्लास फर्स्ट ईयर्स कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे भी ये कंसेप्ट मैंने पढ़ी थी कि जो मिताश्रा स्कूल है हमारा, उसकी ये मान्यता है कि एक फादर के लिए अपनी बच्चों की संपत्ति में से हिस्सा प्राप्त करना कोई पुण्य का कार्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसी कोई कंसेप्ट रही होगी। हमें तो कानून के हिसाब से समझना है कि जो क्लास फर्स्ट के जो लीगल ईयर्स हैं उसमें फादर इंक्लूड नहीं है। तो अब ये भाई साहब जो जिनकी डेथ हुई है, ये पीछे अपनी मदर
वाइफ, सन और डॉटर, 4 लोगों को छोड़ के गए हैं। अब मान लीजिए कि ये एक प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, तो इसका मतलब 4 ऐसे कर लो, 4 का मतलब 1 4 1 4 1 4 एंड 1 4, 1/4 1/4 1/4 चारों को मिल जाए। मान लीजिए कि इसकी जो शादी है वो 18 मई 1955 से पहले हुई थी। इसका मतलब जब आपका हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल हुआ था उससे पहले इसकी 2 शादियां हो चुकी थी, तो दोनों ही वैलिड थी। अब क्या करोगे? तो मान लेते हैं कि इसकी जो वाइफ है, इसकी वाइफ जो है वो 2 है, ये W1 होगी, ये W2 होगी। अब बताओ कितने लोग हो गए? 1 मदर, 2 पत्नियां और 2 बच्चे, तो ये तो आपके 5 हो गए। बट रूल जो है वो ये कहता है कि वाइफ का एक ही हिस्सा होगा, एक से ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 मदर का, 1/4 वाइफ का, 1/4 डॉटर का, 1/4 सन का। अब ये जो 1/4 वाइफ का है ना, इसी 1/4 के 2 हिस्से हो जाएंगे, 1/10 8, 1/8 और 1/8। इसका मतलब वाइफ का एक हिस्सा होगा, उसी में से ही उसको दूसरी वाइफ को हिस्सा देना पड़ेगा। अब यहां पे एक और अपन रिजम्पशन लेते हैं। अभी अपन हेड्स की बात कर रहे हैं, ब्रांच में एंटर नहीं हो रहे। मान लीजिए कि इस पर्सन की फादर जो थे उन्होंने भी 2 शादियां की थी, तो ये M1 है, ये M2 है। यानी कि जो आदमी मरा है उसकी पत्नियां तो 2 थी ही, माएँ भी उसकी 2 थी। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, यहां मदर का मतलब जिस मां ने उसको जन्म दिया है, ठीक है। यहाँ पे अडॉप्टेड सन की कंसेप्ट भी रहती है, तो इसका मतलब जिसने उसको जन्म दिया है, पाला पोसा है, वो उसकी मदर, ना कि स्टेप मदर। तो जो दूसरी वाइफ होगी उसके फादर की, वो आपके इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 हेड हो गए, मदर, विडो यानी कि जो मरा है उसकी वाइफ, सन और डॉटर। तो ये इन चारों के अंदर ये 4 हिस्से हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि यहां पे उसके सन और डॉटर की जो क्वांटिटी है हो जाता है भाई, उसके मान लीजिए 4 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, 8 बच्चे तो ये हो गए। एक उसकी वाइफ और एक मदर है, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। अब यहां 10 हिस्से होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वाइफ भले एक से ज्यादा हो, एक ही हिस्सा काउंट होगा, मदर एक से ज्यादा हो लेकिन जो एक्चुअल उसकी मदर है उसी का ही हिस्सा होगा, बाकियों का नहीं होगा। बाकी स्टेप मदर है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो एक हिस्सा मदर का हो गया अगर है तो, एक हिस्सा वाइफ का हो गया भले ही वाइफ एक से ज्यादा हो। सन और डॉटर्स जितने होंगे वो सारे के सारे आपके इंक्लूड हो जाएंगे। इसका मतलब अगर 4 बेटियां तो 8 हिस्से तो वो हो गए, और एक मदर का और एक वाइफ का, टोटल आपके 10 हिस्से हो जाएंगे। अब यहां पे हम बात करते हैं कि इस आदमी ने 2 शादियां की, एक W1 से और दूसरी W2 से, और वो इस एक्ट के लागू होने के बाद की। तो बताओ दूसरी जो मैरिज है वो वैलिड है कि वॉइड है? 100% वॉइड है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे W2 को तो कोई हिस्सा नहीं होगा क्योंकि वो वाइफ की काउंट नहीं होती, लेकिन इस पर्सन के इस W2 से भी जो है वो एक सन और एक डॉटर है। अब यहां प्रॉब्लम होगी बच्चों, भी जो दूसरी शादी है उससे भी 2 बच्चे हैं और जो पहली शादी की थी उससे भी 2 बच्चे हैं। अब बताओ क्या करेंगे? तो आपका हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके अंदर ये बात क्लियर आपको मैंने भी बताई हुई है कि सन और डॉटर जो है वो कभी भी इलेजिटिमेट नहीं होंगे। सेक्शन 16 पढ़ के देख लीजिएगा आप हिंदू मैरिज एक्ट का, तो वहां पे ये बात क्लियर बताई हुई है कि मैरिज भले ही वॉइड हो, बच्चे आपके इलेजिटिमेट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? भले ही मैरिज वॉइड हो, उसके बच्चे भी जो है वो यहाँ इसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि उसकी जो वैलिड मैरिज है उससे 2 बच्चे हैं और जो वॉइड मैरिज है उससे भी 2 बच्चे हैं, तो 4 हिस्से तो बच्चों आपके ये हो गए बच्चों के, और एक उसकी वाइफ का और एक उसकी मदर का। तो मदर और वाइफ के 2 हिस्से और 4 हिस्से आपके ये। तो इसका मतलब 1/6, और वो जो वाइफ थी दूसरी उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसी सिचुएशन में हम फर्स्ट वाइफ को ये नहीं कह सकते कि भी आप अपने हिस्से में से आता उसको दो। ये आपके बच्चों हेड्स की कंसेप्ट थी।
चलिए हम मानते हैं कि बड़ी आइडियल फैमिली है, इसके पीछे एक मदर है, एक वाइफ है, एक सन और एक डॉटर है। तो अब ये 4 हिस्से हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली इसका ये जो सन है इसकी भी डेथ हो गई, तो आगे इसकी ब्रांच चालू हो जाएगी। तो इसका हिस्सा हमने कितना काउंट किया था, 1/4। इसका ये हिस्सा, अब मान लो ये इसकी भी आइडियल फैमिली है और इसके पीछे एक वाइफ, एक सन और एक डॉटर। तो अब देखिएगा ये जो इसके सन, डॉटर या वाइफ है, ये इनके ऊपर, यानी कि ये जो लेडी है, विडो है, वो अपनी सास के बराबर हिस्सा नहीं मांग सकती। इसको तो अपने हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि अब हस्बैंड से आगे ब्रांच चालू होगी, उसी से ही प्रॉपर्टी आगे मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे इसका जो 1/4 है वो आपका 112, 112, 112 इन तीनों में काउंट हो जाएगा। समझिएगा भी इस सन का, क्योंकि अभी डिसीज है, मर चुका है, इसकी आगे ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके अंदर इसके जितने भी सन्स डॉटर सारे काउंट हो जाएंगे और इसकी वाइफ काउंट हो जाएगी। सेम आपकी यही रूल यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि इसकी भी शादी 18 मई 1955 से पहले थी और पत्नी एक से ज्यादा थी, तो वो एक पत्नी ही उस अपना हिस्सा दूसरी को देगी, उन्हीं का आधा आधा होगा। अदरवाइज सन्स और डॉटर्स जो है इनके इक्वल होंगे, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे वो इलेजिटिमेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सबको ही लेजिटिमेट माना गया है, क्योंकि अब ये फादर की प्रॉपर्टी है, ये समझिएगा, इनको अपने फादर से मिल रहा है। तो हम तो आइडियल मान के चलते हैं कि एक सन है, एक डॉटर है और एक इसकी विडो है, तो इसका हिस्सा इन तीनों को मिल गया। इधर इस पर्सन की जो डॉटर है, अनफॉर्चुनेटली इसकी भी डेथ हो चुकी है, तो यहां पर भी आप देखिएगा आगे इसके सन और डॉटर। अब यहां पर तो सन की विडो को काउंट किए, यानी कि पुत्र वधू को काउंट किए, पर यहां दामाद जी को काउंट नहीं किया। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस फर्स्ट क्लास के अंदर आपके पास सन्स विडो है पर ड्यूटर्स हस्बैंड नहीं है, तो दामाद जी इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि भारत में सदियों से बेटियों को मारा जाता रहा है ना भाई, कभी दहेज के पीछे, कभी कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में एक कहीं ना कहीं ये थॉट रहा होगा कि अगर हमने यहाँ पर हस्बैंड को इसको काउंट कर लिया तो इन बच्चियों को खतरा हो सकता है। तो भले कोई भी रीजन रहा हो, हम ये मान के चलते हैं कि जो डॉटर है उसके हस्बैंड को इंक्लूड नहीं है, उसके सन और डॉटर इंक्लूड है। अब यहाँ आइडियल फैमिली मानिए एक सन और एक डॉटर, अगर सन और डॉटर एक से ज्यादा है तो उतने ही आपके इक्वल हिस्से हो जाएंगे, लेकिन यहां पर भी हिस्सा इस डॉटर का ही मिलेगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर भी हिस्सा सिर्फ इसी डॉटर का मिलेगा, ना कि इसके अलावा किसी और का। तो ये आपका 1/4 इसी में काउंट हो जाएगा, तो 1/8 और 1/8। तो अब आप देखिएगा हम फर्स्ट से बाद में यहां पे इस नेक्स्ट जनरेशन में आ गए। अब आप देखिएगा हम इससे आगे चलते हैं, तो यहां पे इस डॉटर का हिस्सा इसके सन और डॉटर को मिल गया। मान लीजिए कि इस सन की भी जो है वो डेथ हुई हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में आगे उसकी डॉटर काउंट हो जाएगी। तो इसका मतलब अब थोड़ा समझिएगा, ये जो उसकी डॉटर का सन है ना, इसके आगे सिर्फ डॉटर काउंट होगी, यानी कि इसका सन काउंट नहीं हो रहा और इसकी वाइफ भी काउंट नहीं हो रही। यहां पे ये जो डॉटर है, अगर इसकी डेथ हुई है तो इसके सन और डॉटर दोनों काउंट होंगे। अब आप आ जाइए इधर, यहां तो मैंने आपको सन की कंसेप्ट बताई थी, इसके अंदर इसकी विडो आ गई, सन आ गया और डॉटर आ गई। बाई चांस ये सन भी अगर डिसीज्ड है, मरा हुआ है, तो इसकी और आगे जो जनरेशन है, यानी कि इसका सन और डॉटर प्लस इसकी वाइफ, ये इंक्लूड हो जाएंगे। और यहाँ पे ये जो डॉटर आपको बताइए, अगर इसकी डेथ हुई है तो यहाँ पे इसकी सिर्फ डॉटर, नेक्स्ट जनरेशन में जो इसकी डॉटर है वो काउंट होगी, सन काउंट नहीं होगा। अब इस पूरे चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा और आप समझिएगा कि इस चार्ट को हमें याद कैसे करना है। तो देखिए हम एक बड़ा आइडियल सा हमने लिया है, ये मदर, ये इसकी बेटो, ये सन और ये डॉटर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि बच्चों एक फर्स्ट जनरेशन तो आपकी ये होगी, तो यहां तक तो आपका क्या आ गया, एक हेड्स की बात होगी। अब आपकी ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी, तो सेकंड
डिग्री या सेकंड जनरेशन आपकी ये होगी। ये सेकंड जनरेशन भी नहीं है तो फिर आप इस थर्ड जनरेशन में आते हैं। तो ये आपके यहाँ पे दो ब्रांचेस काम करेगी और एक आपकी हेड्स की डिग्री काम करेगी। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? विचार तो बड़ा सिंपल, आप देखिएगा, आप ऊपर मदर बना दिया, इधर वाइफ बना दी, सन और डॉटर बना दिया, फिर उस डॉटर के बाद में हम दो कैटेगरी आगे लेके जाएंगे, सन डॉटर, डॉटर सन्स डॉटर। तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? वो जो आपकी 16 कैटेगरीज दी हुई है उनके साथ कैसे मिलान करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए मैं इस डॉटर की बात कर रहा हूं, तो ये डॉटर कौन है? देखिए, डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड पर्सन, या प्री डिसीज्ड पर्सन्स ड्यूटर्स ड्यूटर्स ड्यूटर। भी समझने के लिए लिखना तो अपने वैसे ही पड़ेगा, ड्यूटर ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड पर्सन। तो इसको अपन अगर यहां से शॉर्ट में लिखें तो आप देखिएगा ये आपका हो जाएगा डी 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 पी। देखो, डी 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 पी, डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड पर्सन। आप देख लीजिएगा 16 लोगों के अंदर आपको ये मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, सन ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड पर्सन, इधर देखिएगा डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड पर्सन। हिंदी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में आपको ऊपर से करना पड़ेगा, मृतक की मृतक पुत्री के मृतक पुत्र की मृतक पुत्री, मृतक की मृतक पुत्री की मृतक पुत्री की पुत्री, मृतक की मृतक पुत्री की मृतक पुत्री का पुत्र। आप इधर आ जाइएगा, डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन ऑफ प्री डिसीज्ड पर्सन, मृतक के मृतक पुत्र की मृतक पुत्री की पुत्री। इस तरह से बच्चों, दीज आर 16 मेंबर्स इन क्लास फर्स्ट ईयर। एक दो बार आप इस चार्ट को बनाएंगे, 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे इसको याद करने में। भाई आपको सन और डॉटर, उसके बाद में फिर आगे उसके सन और डॉटर। बस अगर आपको कोई कहीं आपसे कोई गड़बड़ हो सकती है तो वो सिर्फ यहाँ पे कि ये जो डॉटर है और ये जो सन है, इनकी सिर्फ डॉटर्स को काउंट किया हुआ है। अब ये बच्चों देखो, मैंने सबको छोड़ के एक, ये तो मैंने बाद में लगाया था, 1 2 3 4, ये 4 सर्कल आपके पहले से लगाए हुए हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो जो 2005 का मैंने आपको अमेंडमेंट बताया, ये 2005 से पहले ये 4 कैटेगरी आपकी, इन 4 लोगों की कैटेगरी नहीं थी। 2005 में इनको यहाँ पे ऐड किया गया है। इसका मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटल्ड है 2005 से पहले, ऑलरेडी अगर वो सेटल्ड है, तो वहां की जो बच्चियां हैं उस टाइम की, वो ये नहीं कह सकती कि साहब हम क्लास फर्स्ट में आते हैं, क्योंकि 2000 से पहले उनको क्लास सेकंड के अंदर काउंट किया गया। इसीलिए आज भी अगर आप डायरेक्ट खरीदेंगे 2020 के अंदर, तो भी ये 4 लोग आपको क्लास सेकंड में भी मिलेंगे। सिर्फ इसीलिए कि अगर कोई डिस्प्यूट 2005 से पहले का था, तो ऐसी सिचुएशन में भाई आपको सेकंड क्लास में ही रखा जाएगा। आपको क्लास फर्स्ट के लीगल ईयर्स में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद का है तो फिर आप क्लास फर्स्ट में काउंट हो जाएगा। तो ये आपके टोटल 16 मेंबर थे। अब आप देखिएगा, अगर ये आदमी, इसकी डेथ हो गई है और इसकी बेटी की बेटी की बेटी, यानी कि ये देखो भाई, ये तो बेटी होगी, ये नातिन होगी, और ये उससे भी आगे, है ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये, इसका मतलब अगर ये कोई नहीं है और खाली ये एक बच्ची है, भाई मान लीजिए कि ये सारे आपके कोई भी नहीं है, ये एक अकेली बच्ची सारी प्रॉपर्टी ले जाएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इनमें से खाली ये डी है, कोई भी इनमें से एक हो, लेकिन अगर यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में कोई है, तो फिर आप इस थर्ड जनरेशन में आप आगे नहीं जाओगे। मान लो कि इनमें से कोई नहीं है पर ये डी है और कोई नहीं है, तो आगे आने की जरूरत ही नहीं है। इसका हिस्सा तो इसमें चला जाएगा अगर ये है तो, अदरवाइज इससे आगे यहाँ नहीं आएगा। भाई ये सन नहीं है तो इसका हिस्सा इधर आ जाएगा, ये भी नहीं है तो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे
क्लास यही अगर रुक जाती है तो फिर आगे आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये अगर जिंदा है ना तो इसमें आगे प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, जब ये मरेगी तो ये प्रॉपर्टी आपके आगे जाएगी। तो दीज आर 16 मेंबर्स। दोबारा फिर समझ लीजिएगा, जो ये देखिएगा अपन इधर से देखते हैं। विडो ऑफ प्रीडिसीज्ड सन ऑफ प्रीडिसीज्ड सन ऑफ प्रीडिसीज्ड पर्सन, ये आपके 16 मेंबर्स हैं। इनको आप अच्छे से याद करेंगे, ये क्लास फर्स्ट के अंदर है। अब हम बात करते हैं बच्चों क्लास सेकंड की। मान लीजिए क्लास फर्स्ट के अंदर ये जो 16 मेंबर है, आज की तारीख में इनमें से कोई नहीं है। तो क्लास सेकंड के अंदर हमारे पास देयर आर 9 चैम्बर्स या 9 एंट्रीज बोलते हैं इनको, बट फॉर एक्सप्लेनेशन देयर आर 9 चैम्बर्स। यूं समझ लीजिए कि 9 कमरे हैं हमारे पास। पहले कमरे का गेट खोला, उस गेट में उस कमरे में हमें मिले फादर साहब। अब बाकी 9 कमरे आपके खाली है कि भरे हुए, हमें से कोई मतलब नहीं है। सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी? फादर को मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा बच्चों आप कि अगर कहीं पे मदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्चुअल मदर, अगर कहीं पे फादर लिखा है तो इसका मतलब एक्चुअल फादर। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है फादर्स विडो तो वो स्टेप मदर हो जाएगी, और अगर कहीं लिखा हुआ है मदर्स हस्बैंड तो फिर आपका वो स्टेप फादर हो जाएगा। वो आपके इनमें इंक्लूड नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आपकी कैटेगरी आ गई फादर की। मान लीजिए जो डिसीज्ड पर्सन है उनके फादर भी नहीं है। अब आप आ रहे हो सेकेंड एंट्री में। सेकेंड एंट्री में देखिएगा SDS DSDD यानी कि सन्स ड्यूटर्स सन। अब आप एक बार इस कैटेगरी में देखिए, आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? SDS देखो, आज SDSC मैंने आगे से पीछे की तरफ लिखा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखो SDD तो आपको मिल गया, लेकिन SDS यानी कि ये जो आपका S है, जो मैंने कहा था इसमें फर्स्ट क्लास में इंक्लूड नहीं है, ये जो आपका S है वो कहां चला गया? क्लास सेकंड में। ये मैंने इसमें सर्कल लगा दिया। तो इसका मतलब वो पर्सन आपका क्लास फर्स्ट में नहीं है। अब आप आ जाओ SDD, तो देखो SDD 2005 से पहले का मामला है तो SDD आपकी सेकंड क्लास में काउंट होगी, लेकिन 2005 इसके बाद का मामला है तो देखिए SDD आपकी यहां आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने लगा दिया क्रॉस। आज की तारीख में अगर डिस्प्यूट है तो आपकी SDD क्लास फर्स्ट में काउंट होगी, सेकंड में आपको मिलेगी नहीं। अब उसके बाद में देखिएगा सेकंड एंट्री में हमारे पास है ब्रदर एंड सिस्टर। अभी ब्रदर एंड सिस्टर फुल ब्लड और हाफ ब्लड सारे हो सकते हैं ना, तो अगर फुल ब्लड है तो सारे काउंट हो जाएंगे। तो ब्रदर एंड सिस्टर की अगर हम बात करें तो देखो क्या इस चार्ट के अंदर है, क्या मदर है, उसकी खुद की वाइफ थी विडो, वो है। ब्रदर सिस्टर नहीं है, वो आपके सेकंड एंट्री में, क्लास सेकंड की सेकंड एंट्री में। मान लीजिए कि कोई नहीं है और जो मरा है उसका एक भाई और एक बहन है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके ब्रदर सिस्टर में चली जाएगी। लेकिन आपकी पूरी की पूरी सेकंड एंट्री ही खाली है। कैसी सिचुएशन में आप थर्ड एंट्री में आ जाओ। अब थर्ड एंट्री में देखो DSS, तो आप देखो DSS DSD तो है ना आपके पास, तो वो तो आपका फर्स्ट एंट्री में आ गया, फर्स्ट क्लास में आ गया। तो मैं यहाँ पे बढ़ा दूं, ये आपका DSS, तो देखो DSS ये आपका जो है वो क्लास फर्स्ट में नहीं है, कहां पे है? क्लास सेकंड में। तो लो जी मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब आ जाओ DSD, तो देखो DSD क्लास सेकंड में भी है और क्लास फर्स्ट में भी था, तो यहां पे इसको काट दो। 2005 से पहले है तो वही काउंट हो जाएगा, 2005 है तो वो आपका ऑलरेडी इस चार्ट में आ चुका है। फिर DDS, तो देखो DDS, लो जी इसको भी काट दो क्योंकि ये भी आपका पहले ही क्लास फर्स्ट में आ चुका है। फिर उसके बाद में देखो DDD, इसको भी काट दो, ये देखो DDD। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो आपकी थर्ड एंट्री है आज की तारीख में, उसमें दिए तो 4 लोग हैं आपके, लेकिन अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो आपका DSD यानी कि DSD यानी कि डॉटर ऑफ प्रीडिसीज्ड सन ऑफ प्रीडिसीज्ड डॉटर ऑफ प्रीडिसीज्ड पर्सन,
ये आपका एक जो है वो आपका काउंट हो जाएगा, ये सन ऑफ प्रीडिसीज, सन ऑफ प्रीडिसीज, डॉटर ऑफ प्रीडिसीज पर्सन। तो ये एक ही आपका थर्ड एंट्री में है। तो थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिएगा, ये जो मैंने सर्कल बनाए ना, लिखना तो अपने वैसे ही है, पर ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं आज की तारीख में सेकेंड एंट्री में यही है। इनके अलावा ये जो एसडीटी है या ये जो 4 लोग हैं आपके, ये आपके फर्स्ट एंट्री में आ चुके हैं। तो वो जो 16 लोग आप पढ़ाओगे ना, वो 16 लोग आपको याद हो जाएंगे, तो आपको इसको समझने में मुश्किल नहीं आएगी। उसके बाद में आप देखिए, अगर हमारे पास थर्ड एंट्री भी नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो फोर्थ एंट्री है उसमें कौन है? भतीजे, भतीजियां, भांजे, भांजियां। ब्रदर सिस्टर तो आपके सेकंड एंट्री में थे, अगर वो होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन अगर वो भी नहीं है और इधर थर्ड एंट्री के ये लोग भी नहीं है, तो फिर सारे के सारी प्रॉपर्टी भतीजे, भतीजी, भांजे, भांजियां, इन सब में काउंट हो जाएगी। और मान लो कि भतीजे, भतीजी, भांजे, भांजियां ये भी नहीं है, तो फिर आगे चले जाओ फिफ्थ एंट्री में। फिफ्थ एंट्री में है दादा दादी, फादर्स फादर्स, फादर्स मदर। ये रियल होने चाहिए, यानी कि आपके दादा का भाई या दादी की बहन, वो इसमें काउंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए दादा दादी भी नहीं है, तो देखिए फादर्स विडो, यहां पे आपको समझना है, फादर्स विडो का मतलब सौतेली मां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मदर तो यहाँ पे काउंट होगी, पर फादर्स विडो क्लास सेकंड की आप देखिएगा सिक्स्थ एंट्री में है। फादर्स विडो और फिर ब्रदर्स विडो, मतलब जो आदमी मरा है, जैसे मान लीजिए ये पी है, इसकी डेथ हो गई और इसके पीछे इसकी जो मदर है, मदर, इसके फादर, सन, इसके 2 सन, मतलब इसके 2 ब्रदर, इसके 2 ब्रदर, फादर भी नहीं है और मदर भी नहीं है, तो पीछे दोनों ब्रदर बच गए। ऑब्वियस सी बात है, ये ब्रदर भी नहीं है दोनों, तो इनकी जो विडोज हैं वो आपके यहां काउंट हो जाएंगे, यानी कि सौतेली मां और भाभी। अब यहां पर समझिएगा कि जो इसके फादर हैं, उन्होंने मान लीजिए 3 शादियां करवाई हुई है, और तो ऐसी सिचुएशन में उसकी 3 सौतेली माएं होगी, और उसके जो भाई थे, मान लीजिए कि उसके पीछे 2 भाई थे और दोनों भाइयों ने 2-2 शादियां करवाई थी, तो 4 पत्नियां उनकी होगी, और उनके पापा ने 3 शादियां करवाई थी, 3 पत्नियां वो होगी, मतलब शादियां तो 4 करवाई होगी उसकी मां को छोड़ के, तो पीछे 3 पत्नियां वो होगी और 4 उसकी भाभियां होगी। कितने हो गए? 7 हिस्से हो गए। 7 हिस्सों में प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे एक सौतेली मां या एक भाभी से मतलब नहीं है, टोटल भाभियां कितनी है भाई काउंट नहीं करने, भाभियां काउंट करनी है। यहाँ पे अगर एक भाई की ही 4 पत्नियां थी तो वो, और भाई अगर जिंदा है तो ऊपर ही आ जाएगा, लेकिन अगर वो भाई जिंदा नहीं है तो उसकी जितनी पत्नियां हैं उस सारी की सारी आपको काउंट करनी है 6th एंट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6th एंट्री में सौतेली मां और भाभी 2 आपके हेड काउंट हो जाएंगे। अगर आपकी 6th एंट्री भी खाली है तो देखिएगा फादर्स ब्रदर्स एंड फादर सिस्टर्स। फादर ब्रदर का मतलब हो गया चाचा ताऊ, और फादर सिस्टर का मतलब क्या हो गया? बुआ। तो उसके बाद में आपकी ये कैटेगरी आ जाएगी। अगर चाचा और बुआ भी नहीं है तो फिर चलो मदर वाले परिवार की तरफ, नाना नानी, और अगर नाना नानी भी नहीं है तो लास्ट में मदर ब्रदर्स, मदर सिस्टर्स, मामा मासी। तो ये बच्चों आपकी 9 कैटेगरीज। भाई मैंने एलएलबी में ऐसे याद किया था, मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये याद किया था नीचे से मामा मासी और नाना नानी, 2 एंट्री आपकी ये होगी, और उसके बाद में आप देखो फिर ये चाचा बुआ है, फिर उसके बाद में ये सौतेली माँ और भाभी है, दादा दादी है, यूं करके थोड़ा सा आपको इसको हिंट वाइज याद करना पड़ेगा। तो ये बच्चा आपकी क्लास फर्स्ट थी, ये आपकी क्लास सेकंड थी। इस क्लास फर्स्ट के अंदर टोटल 16 पर्सन है,
इन 16 पर्सन में अगर कोई एक भी जिंदा है, सारी की सारी प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी। ये 16 के 16 लोग जो है वो आपके एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो प्रॉपर्टी आपकी सेकंड क्लास में, क्लास सेकंड में आ जाएगी। क्लास सेकंड के अंदर ये जो मैंने क्रॉस किए हैं, ये आपके 3 लोग आपके यहां आ चुके हैं ऑलरेडी। 4 लोग हैं ये आपके यहां आ चुके हैं और 2005 से पहले हैं, तो आपके वो वहीं काउंट हो जाएंगे। तो ये जब आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि सर ये आप यहाँ पे भी बता रहे हो, वहां पे भी बता रहे हो, तो ये 2005 वाला जो फैक्टर है ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपकी दोनों क्लासेस थी। इसके बाद में फिर हमारे पास बात आती है कि अगर क्लास सेकंड की 9 एंट्रीज टोटल आपकी खाली है, तो प्रॉपर्टी किस में जाएगी? फिर प्रॉपर्टी जाएगी एग्नेट्स में और उसके बाद में कॉग्नेट्स में। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होते हैं कि भाई ये एग्नेट और कॉग्नेट कौन है? तो देखिएगा बच्चों, अगर हम 2 लोगों की बात करें, एक जो मर चुका है, दूसरा जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, अगर हम उनकी बात करें तो देखिए कैसे होगा। ये x है, हम ऊपर की तरफ चलते हैं और एक हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऊपर की तरफ जा रहे हैं असेंडेंट, नीचे की तरफ आ रहे हैं डिसेंडेंट, यानी कि पूर्वज और वंशज। अगर यहां पे कोई है y, ये कह रहे हैं साहब सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे को दो। शर्त ये है कि ये y ना तो क्लास फर्स्ट में है ना ही क्लास सेकंड में है। अब ये आ रहा है हमारे पास, तो अब ये कॉग्नेट होगा या एग्नेट होगा? कंफ्यूजन है ना? तो आप देखिएगा, अगर ये फादर की तरफ से है, यानी कि ये फादर, ये फादर्स फादर, ये फादर्स फादर्स फादर, ये फादर्स 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 फादर, ये फादर्स 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 फादर, इस तरह से आपकी ये 5th जनरेशन। और ऊपर चले जाओ, जितना मर्जी आप चलना चाहो ऊपर चले जाओ। अगर कोई पर्सन जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, ये प्रॉपर्टी मेरी है, अगर उस पर्सन और जो डिसीज्ड है उनके बीच में जो रिलेशन है वो थ्रू मेल्स है, यानी कि बीच में कहीं कोई फीमेल नहीं आ रही, तो वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? एग्नेट्स माने जाएंगे। बीच में फीमेल नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे मेल्स होने चाहिए। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि बीच में अगर वाइफ आ रही है या मदर आ रही है तो वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर कहीं पे इनके अलावा कोई फीमेल आ गई तो आपके वो एग्नेट नहीं कॉग्नेट यानी कि बंधु मान लिए जाएंगे। तो पहले अपने एग्नेट पे ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 लोगों के बीच में, चाहे उनकी डिग्री का मतलब जनरेशन, चाहे उनकी जनरेशन कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनका रिलेशन अगर थ्रू मेल है तो वो क्या माने जाएंगे? एग्नेट माने जाएंगे। अब इधर आ जाओ अपने डिसेंडेंट्स की तरफ, तो डिसेंडेंट में जैसे ये सन है, सन है, सन है, सन, ठीक है। इस तरह से कितने भी आप काउंट कर लो, तो जितना नीचे आप मर्जी चले जाओ, ये सारे के सारे आपके क्या आएंगे? एग्नेट्स आएंगे। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, बीच में कोई फीमेल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, बिल्कुल इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो हमारे गोत्रज हैं वो सारे के सारे एग्नेट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चोपड़ा है ना, तो जितने भी ऐसे लोग उसकी कम्युनिटी के हैं जो अपने नाम के साथ में चोपड़ा कास्ट लगाते हैं, वो सारे के सारे उसके क्या है? एग्नेट्स हैं। अब मासी का बेटा है ना, या बुआ का बेटा है, इनका गोत्र चेंज होगा, ऑब्वियसली गोत्र चेंज होगा, तो वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? कॉग्नेट्स हो जाएंगे। अब यहाँ सेक्शन 12 जो है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। सेक्शन 12 जो है वो कुछ रूल्स आपके बता रहा है एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के रिगार्डिंग। 12 का जो पार्ट फर्स्ट है वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन जिसकी डेथ हुई है, ये एक्स जिसकी डेथ हुई है, इसकी प्रॉपर्टी की डिमांड करने के लिए एक असेंडेंट आ गया, यानी कि उसके फादर की तरफ से जब हम ऊपर जा रहे हैं ना, फादर्स 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 फादर, तो एक असेंडेंट आ गया कि साहब ये प्रॉपर्टी मेरी है,
जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एग्जांपल दिया भी, यहाँ कोई एक्स चौपड़ा है। अब एक चौपड़ा आ गया कि साहब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, भले ही वो बिहार से आ गया हो, भले ही वो चंडीगढ़ से आ गया हो, भले ही वो चेन्नई से आ गया हो, कहते साहब ये प्रॉपर्टी मेरी है। बस उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके फादर की तरफ से, फादर इस तरह से जो जनरेशन जारी है उसमें से किसी जनरेशन से वो जुड़ा हुआ है। तो पहली चीज तो ये कि वो क्या काउंट करेगा, असेंडेंट काउंट हो जाएगा, उसका एग्नेट है। इसी तरह से एक आ गया जिसको अपन बोलते हैं कोलेटरल, समपार्श्विक जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे मैं हूं तो मेरा भाई क्या है, वो मेरा कोलेटरल है, मेरी सिस्टर क्या है, वो मेरी कोलेटरल है। लेकिन ब्रदर और सिस्टर तो आपने देखी क्लास सेकंड के अंदर ही काउंट हो गए। तो फिर यहाँ पे कौन से कोलेटरल काउंट होंगे, यहाँ पे अब जैसे चाचा और बुआ ये तो काउंट हो गए, है ना। लेकिन चाचा और बुआ के बच्चे देखो कहीं काउंट हुए हैं क्या, चाचा और बुआ के बच्चे तो काउंट नहीं हुए। वो जो कजन ब्रदर एंड सिस्टर है वो कहां काउंट हो जाएंगे, वो आपके यहाँ कोलेटरल में काउंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक तो असेंडेंट आ गया कि साहब प्रॉपर्टी मेरी है, और एक कोलेटरल आ गया कि साहब प्रॉपर्टी तो मेरी है, और एक आपका असेंडेंट यानी कि संज 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 यूं करके एक आपका डिसेंडेंट आ गया। तो असेंडेंट आपका ऊपर वाला, डिसेंडेंट जो डी भाग में आते हैं, डिसेंडेंट आपके नीचे यानी कि वंशज। तो अब तीन लोग आ गए। तो सेक्शन 12 आपका ये कहता है कि अगर असेंडेंट भी हो, कोलेटरल भी हो और डिसेंडेंट भी हो, तो बेटे की तरफ से जो आ रहा है, मतलब जो बेटे की पीढ़ी से आगे का कोई पर्सन है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ले जाएगा। तो यहाँ पे ना तो असेंडेंट को मिलेगी और ना ही कोलेटरल पर्सन को मिलेगी। इसके अलावा आप देखिए फिर हमारे पास दूसरा आ रहा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ये एक्स जिसकी डेथ हुई है, दो डिसेंडेंट आ गए बच्चों। एक तो मान लीजिए S7 जो है ना, इससे जुड़ा हुआ है, भी कहता है कि साहब इनकी जो 7वीं जनरेशन है ना, मैं उससे जुड़ा हुआ हूं, एक एग्जांपल ले रहे हैं हमने। और एक कहता है कि साहब मैं S9 से जुड़ा हुआ हूं। तो आपके बाद यहाँ पे दो डिसेंडेंट इसके पास पहुंच के, मतलब इसके पास तो क्या, हमारे पास आगे के साहब ये जो मरा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी सारी क्या है, मेरी है। ये कह रहे हैं मेरी, ये कह रहे हैं मेरी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ऐसी सिचुएशन में जिसकी डिग्री ज्यादा क्लोज होगी उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, दूसरे को अवॉइड कर देंगे। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, इसको कुछ नहीं मिलेगा। और मान लीजिए दो लोग ऐसे आ जाए जो सेम डिग्री के हों, तो उनमें इक्वल हो जाएगी, तो उनमें इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि असेंडेंट्स में से कोई आ गए दो, तो अब ये असेंडेंट्स में से जो आए हैं, एक कह रहा है कि साहब मैं F9 से जुड़ा हुआ हूं, एक कह रहा है साहब मैं तो F6 से जुड़ा हुआ हूं। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, जो नियर बाई जनरेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये बच्चों मैंने आपको रूल्स बता दिए कि क्लास फर्स्ट में कैसे जाएगी, क्लास सेकंड में कैसे जाएगी, एग्नेट्स में कैसे जाएगी, कोग्नेट्स में कैसे जाएगी। ये चार्ट जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक ये क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होगा। तो चार्ट की कोशिश कीजिएगा, कोई डाउट हो तो फिर मैं हूं। अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये क्लास फर्स्ट भी नहीं है भाई, क्लास सेकंड में भी कोई नहीं है, कोई एग्नेट सामने नहीं आ रहा, कोई कोग्नेट सामने नहीं आ रहा, अब क्या करें। तो सेक्शन 29 ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन में सारी की सारी प्रॉपर्टी एस्केट हो जाएगी, गवर्नमेंट को चली जाएगी। तो ये आपका अगर हिंदू मेल बिना वसीयत किए हुए मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से उसके उत्तराधिकारियों में जाएगी। यहां पे अपने को सेक्शन 25, 26, 27, 28 ये भी ध्यान रखना है। 25 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी को मार के प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कि एक एक्स जो है उसके 3 बेटे हैं, S1, S2, S3। S3 जो है ना वो इस एक्स को मार देता है। अब मारने के बाद में पता है आपको प्रॉपर्टी बेटों में तो जाएगी, लेकिन ये क्या हो गया अपना सेक्शन 25 डिस्क्वालीफाई हो गया। इससे सेक्शन 26 कह रहा है कि अगर किसी पर्सन ने, जैसे मान लीजिए इस भाई ने क्या किया,
रिलीजन चेंज कर दिया, और रिलीजन चेंज करने के बाद में इसके जो बच्चे हैं क्या उनको मिलेगा? नहीं। सेक्शन 26 जो है वो आपका क्लियर कह रहा है कि अगर यहाँ पे रिलीजन चेंज कर दिया है उसने, तो उसके बच्चों को आगे इस सक्सेशन एक्ट का फायदा नहीं मिलेगा, तो उससे पीछे जितने भी रहेंगे सारी प्रॉपर्टी उनमें डिवाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपका सेक्शन 28 जो है वो 27 आपका ये कह रहा है कि इस एक्ट में जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है उसको इस तरह से काउंट किया जाएगा, इस तरह से माना जाएगा कि वो किसी क्लास में आता ही नहीं। जैसे मान लो सेक्शन 27 की अगर बात करें तो इस एस ने इस एक्स का मर्डर किया अपने फादर का, तो अब ये मान लो कि ये है ही नहीं, पीछे क्या है, सिर्फ 2 ही बेटे हैं। अब फिर 28 जो है आपका ये कहता है कि अगर कोई बीमार है, कोई भी उसको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि ठीक नहीं हो सकती, कोई हैंडीकैप है, तो ये कभी भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। तो बच्चों मैंने पूरी कोशिश की आपको सक्सेशन एक्ट जो है वो समझाने की। आज मैंने काफी वीडियोस इसके रिगार्डिंग देखी, कोई भी क्लास में तो ऐसी नहीं लगी जिसके अंदर पूरे एक्ट को उन्होंने एक साथ समझाने की कोशिश की। सबने पार्ट्स बना रखे हैं। इस एक्ट के अंदर 2 बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आप पेन हाथ में रखिएगा, जब तक आप चार्ट नहीं बनाएंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आपने इसको एक साथ सारा नहीं पढ़ा, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो ये क्लियर नहीं होगा। इस एक्ट को आपको टुकड़ों में नहीं पढ़ना। तो ये आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसका मैंने एक पार्ट आपको करवा दिया कि अगर हिंदू पुरुष मर जाता है बिना वसीयत किए तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे उसके उत्तराधिकारियों में सक्सीड होगी। अब हमारे पास बच जाता है कि अगर हिंदू फीमेल जो है उसकी अगर डेथ हो जाती है इंटरस्टेट बिना वसीयत किए, तो उसकी प्रॉपर्टी, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9785180929 पे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, और ये कोशिश मेरी जारी रहेगी। बस आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।